classes. This session is for class 12th and we are at the end of chapter 2. Today we are going to study the grouping of capacitors. Capacitors की grouping आज हम पढ़ेंगे. इससे पहले हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स और उनके कुछ स्पेशल केसेस के बारे में पढ़ चुके हैं, जान चुके हैं कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जितना दिखने में आसान लगता है उतना ही पढ़ने में है भी. ठीक है, पैटर्न कुछ भी नहीं है फिजिक्स में. चलिए आज हम पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने कहा था कि मैं कोशिश करूंगा कि आज इस चैप्टर को मैं ऑलमोस्ट या कंप्लीटली फिनिश कर दूं. तो जल्दी जल्दी से बस आप पढ़ते रहिएगा, कॉपी पेन निकाल लीजिए और शुरू हो जाइए मेरे साथ with the topic grouping of capacitors. Grouping of capacitors बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने क्लास 10 में पढ़ा था grouping of या combination of resistances. क्लास 10 याद है ना, पढ़ के आए ना सभी लोग क्लास 10. चलिए अगर क्लास 10 पढ़ के आए तो आपको पता होगा, मैंने ही पढ़ाया है आपको. हाँ, तो क्लास 10 में आपने पढ़ा था grouping of resistors. कितने टाइप का पढ़ा था? 2 टाइप का, सीरीज और पैरेलल. कैपेसिटर्स भी हम पढ़ेंगे, सीरीज और पैरेलल. और चैप्टर 6 में एक और ग्रुपिंग पढ़ेंगे, इंडक्टर्स की, सीरीज एंड पैरेलल. ठीक है ना. अब यहाँ पर हम पढ़ने जा रहे हैं ग्रुपिंग ऑफ कैपेसिटर्स इन सीरीज एंड इन पैरेलल. सबसे पहले बात करेंगे कैपेसिटर्स इन सीरीज. क्या होता है सीरीज कॉम्बिनेशन? सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब होता है व्हेन द कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड एंड टू एंड कंसेक्यूटिवली. है ना, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक. जब कैपेसिटर्स इस तरीके से जुड़े होते हैं उनको कहा जाता है कैपेसिटर्स इन सीरीज. अब कैपेसिटर्स इन सीरीज का एक कॉन्सेप्ट है, क्या उसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना पड़ेगा अगर नंबर ऑफ कैपेसिटर्स सीरीज में लगे हुए हैं तो. और उसका अगर कैपेसिटर्स इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस आपको निकालना है तो उसके लिए एक फॉर्मूला होगा. और फॉर्मूला कौन डिराइव करेगा? अरे भाई हम करेंगे, है ना. उसके बाद आप करेंगे. ठीक, देखिए सबसे पहले तो देखिए इसका सर्किट डायग्राम कि मैं 2 कैपेसिटर्स के लिए ड्राइव करता हूँ पहले, उसके बाद n कैपेसिटर्स के लिए मुझे बता दूंगा. ये कोई 2 कैपेसिटर्स है जो कि V वोल्टेज के अक्रॉस कनेक्टेड है ना. इसमें वोल्टेज अप्लाई किया गया, V वोल्ट दिया गया, 2 कैपेसिटर्स को सीरीज में लगा दिया गया है. एक कैपेसिटर C1 और दूसरा कैपेसिटर है, उसकी कैपेसिटी है C2. जैसा कि हम सभी को पता है कि क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है तो इस कैपेसिटर का जो चार्ज, इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो Q होगा और इस कैपेसिटर पर जो चार्ज होगा वो Q होगा, चाहे कैपेसिटर की कैपेसिटी अलग अलग ही क्यों ना हो, एक ही क्यों ना हो. ये तो हम लोगों ने पढ़ा है ना कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो चार्ज होता है वो चेंज नहीं होगा. अगर स्प्लिट होगा, डिवाइड होगा तो क्या होगा? वोल्टेज. मतलब अगर यहाँ पर टोटल वोल्टेज V है और 2 कैपेसिटर है तो यही V वोल्ट जो आपका होगा वो 2 कैपेसिटर्स में डिवाइड हो जाएगा उनकी कैपेसिटी के बेसिस पर. यानी कि अगर मान ले इस पर कैपेसिटी, इस पर वोल्टेज V1 है तो इस वाले कैपेसिटर पर वोल्टेज V2 हो जाएगा. लेकिन मैंने क्या कहा कि ये V1 और V2 किसके थ्रू स्प्लिट होकर के बना? इसी V वोल्ट के. मतलब अगर मैं V1 और V2 को ऐड करूं तो वो आएगा उसी वोल्टेज के बराबर जो आपने दोनों कैपेसिटर्स पर लगा रखा है. बात समझ आ रही ना. अगर टोटल फॉर्मूला आपने क्या पढ़ा कैपेसिटी का? C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V पढ़ा है ना, पढ़ा है. Q जो आपका होगा वो बदलेगा नहीं. क्यों? क्योंकि सीरीज कॉम्बिनेशन में है. ठीक है ना. सीरीज कॉम्बिनेशन में चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं होती है. जैसे कि रेजिस्टेंस में आपने पढ़ा था करंट की वैल्यू चेंज नहीं होती, वोल्टेज स्प्लिट हो जाता है, डिवाइड हो जाता है. तो यहाँ पर V इज इक्वल्स टू V1 प्लस V2 यानी कि जो टोटल वोल्टेज आपका है वो 2 पार्ट में ब्रेक हो गया, V1 और V2 2 कैपेसिटर्स में. अगर यहाँ पर 4 कैपेसिटर लगे होते तो 4 पार्ट में ब्रेक हो जाता, V1 V2 V3 V4. 3 कैपेसिटर्स लगे होते तो 3 पार्ट में ब्रेक हो जाता, V1 V2 और V3. क्योंकि यहाँ पर 2 कैपेसिटर्स लगे हैं इसलिए आपका वोल्टेज 2 पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, V1 प्लस V2 की फॉर्म में. ठीक है. सवाल ये उठता है इस फॉर्मूले से अगर मैं वोल्टेज का फॉर्मूला निकालूंगा तो क्या ये Q अपॉन C आएगा? क्या आएगा? Q अपॉन C. तो क्या V की जगह पर लगा सकता हूँ Q अपॉन C?
इक्वल्स टू V1 की जगह पर Q में तो कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन कैपेसिटी कितनी है, C1 है, प्लस V2 की जगह पर Q अपॉन C2, यहाँ पर ये C क्या है, ये C है इन दोनों कैपेसिटर्स का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस। ठीक है, चलिए क्या Q कॉमन लेकर के कैंसिल हो जाएगा, यस और नो? नो का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, यस, Q से Q कैंसिल हो जाएगा। क्या फॉर्मूला बचेगा, 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2, यानी कि क्या है, किसी भी कैपेसिटर की कैपेसिटी, किसी भी दो या दो से ज्यादा कैपेसिटर की कैपेसिटी अगर वो सीरीज में कनेक्टेड है, उसका मैथमेटिकल फॉर्मूला इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का कैलकुलेट किया जाता है इस तरीके से, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस इज ऑलवेज इक्वल्स टू द अलजेब्रिक सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ इंडिविजुअल कैपेसिटर्स। 1/c इज इक्वल्स टू 1/c1 प्लस 1/c2। ध्यान से देखिए इसको, क्या किया हमने, अगर कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड थे तो उनके अक्रॉस अगर वोल्टेज भी अप्लाई किया गया है तो यही वोल्टेज भी दो पार्ट में ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि दो कैपेसिटर्स लगे हुए हैं। लेकिन जो चार्ज आपका होगा वो कैपेसिटर्स के अक्रॉस बदलेगा नहीं, क्योंकि कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है, Q और Q भी रहेगा। V इज इक्वल्स टू की जगह पर हमने अप्लाई कर दिया Q अपॉन C, V1 की जगह पर Q अपॉन C1, V2 की जगह पर Q अपॉन C2, Q कैंसिल लेकर कॉमन लेकर कैंसिल कर दिया, आपको दो कैपेसिटर्स के लिए इक्विवेलेंट कैपेसिटी का फॉर्मूला मिल गया। अगर ऐसे ही n कैपेसिटर्स लगा दिए जाए तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 1/c इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 1/c1 1/c2 1/c3। मुझे मालूम है कि अब आप लोग दिमाग लगा रहे हैं क्लास 10th के उस कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के फॉर्मूले पर, ये सोच रहे हैं कि वहां पर तो हमने पढ़ा, जिनको याद आ रहा है इसे उन्हीं के लिए है, ठीक है। आपने पढ़ा होगा सीरीज ऑफ रेजिस्टर्स के लिए तो हमने पढ़ा R इक्वल्स टू R1 प्लस R2 आता है, कैपेसिटर्स के लिए सीरीज फॉर्मूला 1/c इक्वल्स टू 1/c1 प्लस C2 आ रहा है। हाँ भैया, तो यही आएगा, यही सही है ना? जी हाँ, ये चैप्टर 7 में इसकी सारी गुत्थियाँ सुलझेंगी कि कैसे आपका 180 डिग्री फेज डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है ना, सब 90 डिग्री। तो ये हम समझेंगे 7th चैप्टर में, अभी तो सेकंड ही पढ़ रहे हैं, देखिए आगे 7th चैप्टर भी आएगा तो हम पढ़ेंगे। ये कैपेसिटी का फॉर्मूला है सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। आइडेंटिकल के लिए भी पढ़ लेते हैं। आइडेंटिकल का मतलब जानते हैं ना आप सभी लोग, क्या होता है, अगर सारे के सारे कैपेसिटर्स की वैल्यू एक जैसी हो, 2 फैरेड 2 फैरेड 2 फैरेड 2 फैरेड 2 फैरेड 500 रजिस्टर लगे हुए हैं, 500 बार जोड़ोगे तो 500 से मल्टीप्लाई कर दोगे कैपेसिटर को। ऐसे तो यहाँ पर भी वही है कि अगर आपको आइडेंटिकल कैपेसिटर्स की कैपेसिटी निकालनी है तो ये वैल्यू तो होगी, उनको रेसिप्रोकल कर लो तो क्या हो जाएगा, बस। यहाँ पर C क्या रिप्रेजेंट करता है, C रिप्रेजेंट करता है कैपेसिटी ऑफ वन कैपेसिटर या ईच कैपेसिटर, जबकि C इक्विवेलेंट, और N रिप्रेजेंट करता है कितने नंबर ऑफ कैपेसिटर्स जो है वो इस तरीके से सीरीज में लगे हुए हैं। बात सभी को पहले पड़ गई ना, सभी को समझ में आ गई? चलिए जल्दी से आ जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन। वैसे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर मैं यहाँ पर समझाऊं तो ये आपकी बहुत बड़ी इंसल्ट है। अरे आप सीरीज समझ चुके हैं, पैरेलल अपने आप नहीं कर सकते हैं, देखिए ना कितना सिंपल है। आप मेरी मंशा समझ तो गए होंगे, है ना? आपको ही करना पैरेलल कॉम्बिनेशन में से समझाऊंगा। यहाँ पर क्या किया, ये दो कैपेसिटर्स हमने ये जोड़े, हमने पैरेलल किए अक्रॉस अ व्यू। कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो आप आसानी से कर सकते हैं। ये C1 और ये C2, वोल्टेज यहाँ पर भी V होगा, यहाँ पर भी V होगा, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन के दौरान वोल्टेज की वैल्यू चेंज नहीं होती। इसके कई सारे एडवांटेजेस आपने क्लास 10 में पढ़े हैं, रजिस्टर जब हमने आपको पढ़ाया था, याद है ना? जी हाँ। लेकिन चार्ज की वैल्यू, इसके यहाँ पर चार्ज टोटल Q है, यहाँ पर Q1 हो जाएगा और इस वाले के लिए चार्ज Q2 हो जाएगा। अब मैं आपको कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्यों नहीं बताऊंगा? क्योंकि आपको पता है टोटल चार्ज Q इज इक्वल्स टू Q1 प्लस Q2 कैलकुलेट किया जाएगा। Q की जगह पर CV, Q1 की जगह पर CV1, C1V, C2V, V कैंसिल लेकर कॉमन लेकर
कैंसिल कर दीजिए, आपको कैपेसिटी का फॉर्मूला पता लग जाएगा। बात सभी को समझ में आ रही है? आप पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स खुद करेंगे, उनके एन कैपेसिटी के लिए भी और आइडेंटिकल कैपेसिटर्स के लिए भी, ठीक है ना। बहुत जल्दी जब टेस्ट होगा तो आप सभी को पता चल जाएगा कितने कितने लोग पढ़ रहे हैं, कितने कितने लोग सिर्फ और सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, है ना। जो एंजॉय कर रहे हैं ना अभी, उन्हें आगे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, और जो अभी मेहनत कर रहे हैं आगे उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, सिर्फ रिवीजन करना पड़ेगा। आप 2 दिन खाना ना खाइए तो तीसरे दिन जब आप खाना खाओगे तो क्या वो पिछला 2 दिन भी कवर कर लोगे क्या खाना खाने में? ऐसा नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ पढ़ाई को आप स्टेप वाइज स्टेप ही करिए, तभी ये पढ़ाई कारगर है, तभी ये पढ़ाई आपके काम आएगी। अगर आप आज 1 दिन स्किप कर देंगे, 2 दिन स्किप कर देंगे, तो तीसरे दिन जब आप पढ़ने बैठेंगे तो पिछला 2 दिन का जब आप वर्क कंप्लीट करेंगे, समझेंगे, तो वो ऑलरेडी आपके ऊपर एक बर्डन बन चुका होगा, और ये बर्डन धीरे धीरे इतना बढ़ जाएगा कि आप एक्चुअल में फेडअप हो जाएंगे, और फिर आपका मन उबने लगेगा, आपको ये सब्जेक्ट्स टिपिकल लगने लगेंगे, जबकि टिपिकल नाम का शब्द फिजिक्स में कुछ भी नहीं है। अगर आप डेली के डेली रिवीजन करते रहिए तो इस टॉपिक में, इस सब्जेक्ट में ऐसा कुछ भी नहीं जो आपको समझ में ना आए, है ना। सब कुछ टेक्निकल टर्म्स है, टेक्निकल बातें हैं। आप एक बार सीख गए तो आप सीख गए, आप एक बार बाइक चलाना सीख गए तो आपको प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। 6 साल बाद आपने फिर प्रैक्टिस करी, 10 साल बाद फिर आपने बार प्रैक्टिस करी, आ नहीं। एक बार आप सीख गए तो फिर आप सीख गए, लेकिन हाँ, वो सीखने के लिए जो मेहनत लगती है वो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर है। तो अभी आप सीखने की पोजीशन पर हैं, आप सीखिए लगातार, है ना। थोड़ा सा स्ट्रगल कीजिए, थोड़ा सा स्ट्रेस लीजिए। अभी जो स्ट्रगल लेंगे, अभी जो स्ट्रेस लेंगे, उनको आगे इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा, ठीक है। चलिए, विल मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, क्योंकि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको बताया था कि कैपेसिटर्स जो हैं वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ चार्ज, बताया था ना। अब वक्त आ गया है कि हम उस एनर्जी का एक्सप्रेशन डिराइव करें, कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैपेसिटर स्टोर करते हैं उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिराइव कर सकते हैं। अगर कोई न्यूमेरिकल आता है कि कितनी एनर्जी स्टोर करी है तो कैसे पता लगाएंगे। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर, हम हमेशा से यही कहते हैं कि अगर आपको एनर्जी का कॉन्सेप्ट कैलकुलेट करना है, डिराइव करना है, तो आप वर्क डन की पूंछ पकड़ लीजिए और बस चलने दीजिए, और जहां पर जाकर के वर्क डन रुक जाए वही वर्क डन आपका स्टोर हो गया, किसमें? समझ लीजिए, एनर्जी में। तो आपको एनर्जी अगर डिराइव करना है तो आप इसको पकड़ लीजिए, वर्क डन। देखिए, हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक कैपेसिटर कंसीडर करते हैं, और कैपेसिटर को एडिशनल चार्ज या एक क्रॉस सेक्शनल चार्ज dq देने में जो स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क डन करना पड़ेगा उसका फॉर्मूला हम लिख लेते हैं। कैसे लिखेंगे? लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू गिव एन एडिशनल चार्ज dq टू अ कैपेसिटर। अब ये सोच रहा हूँ आप लोग के साथ ये फॉर्मूला कहाँ से आ गया? अरे भैया, आप इसी चैप्टर के स्टार्टिंग में जाइए, पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला हमने आपको पढ़ाया था, V इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन चार्ज। तो वर्क डन का फॉर्मूला पोटेंशियल इनटू चार्ज नहीं होगा। लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू गिव एन एडिशनल चार्ज टू द कैपेसिटर dq, सो द वर्क डन इज dw। अब ये dw यानी कि स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज को डिलीवर करने में जो आपने वर्क डन किया वो तो आपने कंसीडर कर लिया, कितना dw होगा। अब मुझे बताइएगा, इस v की जगह पर हम एक फॉर्मूला यूज करें, क्या फॉर्मूला C इज इक्वल्स टू Q अपॉन V होता है, तो क्या V की जगह पर Q अपॉन C नहीं होगा? होगा। तो dw की जगह पर आ जाएगा Q अपॉन C इंटू dq। अब क्या करेंगे? अब वही करेंगे जो हमें करना चाहिए,
टोटल वर्क डन निकालने के लिए हम dw को इंटीग्रेट कर देंगे। dw को इंटीग्रेट करने पर dw की वैल्यू क्या है, q अपॉन c इंटू dq, इनिशियल चार्ज 0 और फाइनल चार्ज q। तो 1 अपॉन c बाहर आ जाएगा और इंटीग्रेशन किसका होगा, dq इंटू dq, और q dq को अगर आप इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, x रेज टू द पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 के फॉर्मूले से। हर बार बताना पड़ता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। q रेज टू द पावर 1 प्लस 1 यानी कि 2 और अपॉन 1 प्लस 1 यानी कि 2। वर्क डन का फॉर्मूला क्या आ गया, w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c। लिमिट अप्लाई करेंगे, अपर लिमिट q है, लोअर लिमिट 0 है, तो q स्क्वायर बाई 2 ही तो बचा। w इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c। अब क्या हुआ, अभी तक आपने वर्क डन की पूछ पकड़ी हुई थी, आप छोड़ दीजिए। क्यों, क्योंकि वर्क डन स्टोर हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो दिस वर्क डन विल बी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। इसका मतलब कि पोटेंशियल एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा, सॉरी एनर्जी का जो फॉर्मूला आ जाएगा वो आ जाएगा u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 q स्क्वायर अपॉन c। c उस कैपेसिटर की कैपेसिटी है, q उसमें स्टोर होने वाला चार्ज है। इस एनर्जी के हम दो फॉर्मूले और भी समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। अगर हम इसी फॉर्मूले में एक बार q की वैल्यू को रिप्लेस कर दें और एक बार vc की वैल्यू को रिप्लेस कर दें। q की वैल्यू को रिप्लेस किया जा सकता है c इंटू v से, तो एनर्जी क्या आ जाएगी 1 अपॉन 2 q की जगह पर cv, तो c स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन c, c से c कैंसिल हो जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा 1 अपॉन 2 cv स्क्वायर। ये भी एक फॉर्मूला आता है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। अगर हम इस c की जगह पर वैल्यू रिप्लेस कर दें q अपॉन v, तो एक फॉर्मूला और आपको मिल जाएगा 1 अपॉन 2 q स्क्वायर, और c की जगह पर आ जाएगा q और अपॉन का v ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एक और फॉर्मूला आपको मिल जाता है 1 अपॉन 2 q इंटू v। ये भी एनर्जी स्टोर का एक फॉर्मूला है, u इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 q इंटू v। जरा एक बार फिर से अपने दिमाग के घोड़ों को पीछे लेकर के जाइए और जहां से हमने इसको शुरू किया था वहां पर ला करके खड़ा कर दीजिए। क्या करना है, अगर आपको एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर डिराइव करना है तो मैंने आपको बताया था यू नीड टू होल्ड द टेल ऑफ वर्क डन, है ना, ठीक है। लेट द स्मॉल अमाउंट ऑफ वर्क इज डन टू ब्रिंग एन एडिशनल चार्ज dq ऑन द कैपेसिटर ऑफ वोल्टेज v, then what will be the formula of that small work done, dw, which is written here, dw is equals to v into dq. Now according to the formula of v in terms of capacity, v is equals to q upon c. Then what should be the formula, dw, see the second line, dw is equals to v की जगह पर q upon c into dq. Now to calculate the total work done, we need to integrate the smallest work done or the cross sectional work done. Then what is the value of dw here, which is q upon c into dq. Since the capacity of a capacitor is always constant, can be taken out from the integration. So the work done W is equals to 1 upon C integration Q to dQ. That limits of the integration is from initial to final, that is from 0 to Q. Now look at the derivation of integration here. How to integrate Q into dQ? Again I am telling you by using the phenomena of integration x raised to the power n plus 1 upon n plus 1. Here it will come q square, that means q raised to the power 1 plus 1 upon 2. Okay. We have got the expression of work done. This work done will be stored in the form of energy. Similarly, u is equals to 1 upon 2 q square upon c. When we replace the value of q once, then we will get the formula 1 upon 2 cv square. Again, if we replace the value of c in the formula, we will get the answer of energy in terms of 1 upon 2 q into v. The very important derivation of this chapter, energy stored in a capacitor in terms of these three relations are given you, 1 upon 2 q square upon c, 1 upon 2 cv square and 1 upon 2 q into v. ठीक है ना, इज दैट क्लियर? कभी कभी एग्जाम में कुछ ऐसे क्वेश्चंस भी पूछ दिए जाते हैं, ये तो एक जनरल कॉन्सेप्ट है, जनरल फॉर्मूला है एनर्जी स्टोर्ड इन अ कैपेसिटर का। कभी कभी एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला पूछ लिया जाता है, और न सिर्फ एनर्जी डेंसिटी बल्कि एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला फॉर ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो क्योंकि आपके पास दिमाग बहुत है और आप उसको सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं, देखिएगा मैं आपकी थोड़ी सी मदद कर देता हूँ, है ना।
देखिए एनर्जी डेंसिटी का मतलब क्या होगा? एनर्जी डेंसिटी का मतलब होगा एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम। यहाँ पर ये U रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी डेंसिटी को, U रिप्रेजेंट कर रहा है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर को, V वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है वोल्टेज को। तो देखिएगा अगर मैं किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की एनर्जी को निकालना चाहता हूँ, एनर्जी डेंसिटी को कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो U का तो फॉर्मूला आपका वही रहेगा 1/2। ये अलग अलग टर्म में कैलकुलेट कर सकते हैं, डिमांड क्वेश्चन की क्या है उसके हिसाब से कैलकुलेट किया जाता है। तो U का फॉर्मूला आपका हो गया क्या 1/2 CV स्क्वायर, और वॉल्यूम का मतलब क्या होगा? अगर तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, इसकी प्लेट सेपरेशन B है और एरिया ऑफ द प्लेट्स A है, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका A into D। तो डाउट एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला 1/2 CV स्क्वायर, ठीक, अपॉन वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होगा A into D। ये मैंने फिर कहूंगा मैं आपसे, according to the need of the question, demand of the question, you put the formula of energy stored in the capacitor। 1/2 CV स्क्वायर रख के मैं आपको समझा रहा हूँ, जरूरी नहीं इसी फॉर्मूले से सॉल्व किया जाए, और भी फॉर्मूले यूज करे जा सकते हैं। देखिएगा नाउ एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। क्या हमने पोटेंशियल ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पर E इज इक्वल्स टू V अपॉन D होगा या नहीं होगा? अगर प्लेट कैपेसिटर का सेपरेशन D हो तो अगर मैं V की वैल्यू निकालूं तो E into D होगा। देखिए यहाँ से अगर वोल्टेज की वैल्यू को निकालना हो तो क्या ये E into D होगा? क्योंकि वहां पर स्क्वायर है इसलिए A स्क्वायर और D स्क्वायर होगा अपॉन AB। सॉरी ये होगा E into D, तो ये हो जाएगा E स्क्वायर और D स्क्वायर, ठीक है ना? चलिए V स्क्वायर की जगह पर वैल्यू पुट करनी है E into D, तो क्योंकि स्क्वायर है इसलिए E स्क्वायर D स्क्वायर, चाहे तो कुछ कैंसिल भी कर सकते हैं, कर दिया ना? क्या C की जगह पर वैल्यू पुट कर सकते हैं? कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का फॉर्मूला आपको नहीं पता, A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। ठीक है, ठीक है, ठीक है। बात पल्ले पड़ी या नहीं? क्या किया हमने 1/2 CV स्क्वायर और अपन वॉल्यूम की वैल्यू को यूज किया। एनर्जी डेंसिटी U इज इक्वल्स टू एनर्जी अपन वॉल्यूम के लिए, तो एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर का फॉर्मूला आप सभी को पता है 1/2 CV स्क्वायर, और अपन वॉल्यूम में आपका A into D हो गया, क्योंकि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटी निकालना है तो C की जगह पर रख देंगे A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D, जबकि V की जगह पर वैल्यू आ जाएगी E into D बाय द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट। ठीक है ना? वैल्यूज को पुट करने के बाद में जो वैल्यू कैंसिल हो रही है वो कैंसिल कर दीजिए, और जो बचेगा आपके पास वो बचेगा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ठीक है ना? दैट इज द एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी डेंसिटी। और इसी के साथ आपका चैप्टर 2 भी फिनिश हो जाता है। ठीक है? स्फेरिकल कैपेसिटर और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर के लिए जब न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो उसमें फॉर्मूले आएंगे, हम उसमें वो फॉर्मूले आपको बता देंगे, क्योंकि थ्योरेटिकल सिलेबस में आपके लिए नहीं है वो, तो जब न्यूमेरिकल हम सॉल्व करेंगे तो आपको वहीं पर वो फॉर्मूला बता देंगे। इज दैट क्लियर? So this chapter 2 is also over. Now we'll start chapter 3, which is also a very important chapter, and just the revision of chapter 1 electricity of class 10. ठीक है ना? Okay. So for today it is sufficient. Till then you stay home, stay safe, stay motivated, keep studying. Thank you very much.